सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज द हिंदू में बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है, सो प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट्स। सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, डोंट वरी, इट विल हेल्प यू इवेंचुअली इन योर एग्जामिनेशन अ लॉट, राइट? सो लेट्स हैव अ स्नीक पीक व्हाट इज इन टुडेज द हिंदू। आज के द हिंदू में आपको लॉ से भरा बहुत कुछ मिलेगा। ये द हिंदू ना कह के से आज का लीगल पेपर कह लो, ज्यादा बेटर लगेगा सुनने में। एंड कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिनको आज के लिए हम स्किप कर रहे हैं, बट कल उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो टेंशन नॉट, आई विल श्योरली टेक योर डाउट्स। एंड अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कमेंट सेक्शन देखा लास्ट वीडियो का, तो सरोगेसी का आया हुआ था और अब एक टॉपिक मिस कर गए, एक्स्ट्राडिशन एंड असाइलम। तो उस पर भी हम लोग कल अच्छे से बात करेंगे। आज मैंने इंटेंशनली उन टॉपिक्स को नहीं उठाया है क्योंकि देखो, एक्स्ट्राडिशन असाइलम का आई विल मेक अ ब्लॉग बिकॉज आई हैव माई ओन नोट्स, तो आई विल जस्ट ट्राई कि आपको एक्सेस मिल जाए उस नोट्स का। तो कल तक मिल जाएगा आपको, डोंट वरी। और सरोगेसी हम कल के एनालिसिस में एक बार अच्छे से देखेंगे, जब थोड़ा सा डिटेल में और आर्टिकल आने दो, बहुत अच्छे से देखेंगे। तो पहला न्यूज है, ये तो कल ही बता दिया था, एससी अपहोल्ड्स ईडब्ल्यूएस कोटा 3:2 स्प्लिट वर्डिक्ट, राइट? स्प्लिट वर्डिक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इसको, सीजेआई माइनॉरिटी में थे और 3:2 का जजमेंट आया। तो इस जजमेंट में खास बात यह है कि आपने अभी बहुत चीजें देखी होंगी इसमें कि हाँ सर स्प्लिट वर्डिक्ट है, ये है, वो है, 10 तरह की चीजें हैं, बट एग्जैक्टली इस जजमेंट में क्या है और क्या आपको पढ़ना है और किस मेंटालिटी के साथ पढ़ना है, ये हम बातें करेंगे अच्छे से, राइट? चलिए, सेकंड टॉपिक इसी से लिंक्ड रहेगा, जिसे आपको छोड़ना नहीं है, वो है डू रिजर्वेशंस हैव टू बी बिलो 50% फ्रॉम बालाजी टू इंदिरा साहनी। क्या सिर्फ बालाजी, एमआर बालाजी केस, क्या उससे पहले कुछ नहीं था? बिल्कुल था। 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट, जिस केस का रीजन था चंपाकम दोराई राजन, उसको भी एक बार रिविजिट करेंगे हम लोग, राइट? उसके बाद लॉ कमीशन, लेट नाइट ये न्यूज आई थी कि लॉ कमीशन अपॉइंट हो गए हैं, 22nd लॉ कमीशन, एंड दिस इज अगेन द G20। आई गेस इट इज 435। अभी तक मोदी जी ने थीम और जो सिंबल था और वेबसाइट वो बता दिया होगा, तो कल एक बार हम देखते हुए चलेंगे, बट बेस यहां पर रहेगा उसका। तो आज के न्यूज में इतना ही है और इतना को इतना ही मत समझना, इट विल टेक टाइम बिकॉज सच टॉपिक डिजर्व्स टाइम। टाइम दो बट अच्छे से पढ़ो, राइट? और सरोगेसी है, एंड वन मोर थिंग दैट इज द एक्स्ट्राडिशन, आई विल कवर इट टुमारो। तो टेंशन नॉट, एक्स्ट्राडिशन और असाइलम का मिक्स में एक टॉपिक दूंगा जो आपको सीए और लीगल दोनों में हेल्प करेगा, और ये पर्टिकुलर केस आपको सीए और लीगल दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करेंगे अच्छे से, कमीशंस पढ़ेंगे और सब कुछ देखेंगे। फर्स्ट इज, क्या न्यूज में था पहले थोड़ी बातें करते हैं हम, उसके बाद बढ़ेंगे अच्छे से आगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक केस आया, पहली बार 2019 में केस तो नहीं आया था, 2005 में पहले तो एक कमीशन बनी, जो ऑलमोस्ट ये किसके टाइम का कमीशन हो गया, मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट के टाइम का कमीशन हो गया, यानी यूपीए के टाइम का वो कमीशन था। उस कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दी, उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे मोदी जी ने 10% रिजर्वेशन दे दिया। अब ये 10% रिजर्वेशन किसी कम्युनिटी को नहीं दिया गया था, बल्कि इंडिविजुअल्स को दिया गया था। मतलब हम और आप ऐसे इंडिविजुअल्स को ये रिजर्वेशन मिला, किसी कम्युनिटी को नहीं मिला। और अभी तक जो रिजर्वेशन मिलता था वो या तो हॉरिजॉन्टल मिलता था या वर्टिकल मिलता था। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल रिजर्वेशन, तो थोड़ा थोड़ा ना चीजों को पकड़ते चलना और लिखते चलना, जब नोट्स बनाओगे तो वहां पर ये पिन पॉइंट्स करते चले जाइएगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन और वर्टिकल, सर क्या होता है ये चीज? ऐसा रिजर्वेशन, दो तरह के रिजर्वेशन की जो मैंने बात की, एक होता है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह को मिलता है, दैट इज द रिजर्वेशन, एंड अनदर रिजर्वेशन इज अबाउट द जनरल, SC ST OBC, जो आप कम्युनिटी वाइज कैटेगराइज करते हैं, उसे हम एक सेकंड टाइप का रिजर्वेशन बोलते हैं, राइट? तो ये तो चलो बेसिक हो गया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। चलिए, उसके बाद क्या हुआ सर, 2019 में मोदी गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लेके आती है, मतलब एनडीए गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लेके आती है, जिसे हम कहते हैं 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कॉन्स्टिट्यूशनल, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, सिटीजनशिप नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया, 103rd इसका नंबर था। अब इस अमेंडमेंट को, इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में क्या कहा गया कि बॉस हम ना 10% रिजर्वेशन देंगे ऑन द बेसिस ऑफ EWS। इसको ब्लैक बोर्ड पे समझते हैं अच्छे से। तो क्या कहा गया था इसमें, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कहा गया कि हम 10% रिजर्वेशन देंगे टू EWS। व्हाट इज EWS? जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होगा एंड सर्टेन
क्राइटेरिया डिसाइड किया गया। उस क्राइटेरिया को भी जानेंगे, पहले एक ओवरव्यू समझ लो फिर क्राइटेरिया पे आते हैं। इससे पहले रिजर्वेशन जो मिलता था वो कम्युनिटी स्पेसिफिक था। कम्युनिटी स्पेसिफिक बोले तो एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, राइट। अब इसमें भी क्रीमी लेयर हटा दिया था। क्रीमी लेयर मतलब वो 8.5 लाख रुपए वाला जो लेयर था उसे हटा दिया गया था कि भाई आप इसमें नहीं आ सकते। तो इसमें क्या था 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, बॉस इसमें यही था कि इंडिविजुअल्स को रिजर्वेशन मिलेगा ऑन सर्टेन क्राइटेरिया, जिसमें क्राइटेरिया में लैंड होल्डिंग्स भी थी और इनकम डिस्पैरिटी की भी बात की गई थी। इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया बहुत सारे केस में, एक कोई पर्टिकुलर केस नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको क्लब किया, सबको एक तरफ लेके आए और एक केस का नाम दिया और एक साइड रखा जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और ब्रैकेट में लिखा उन्होंने कनेक्टेड केसेस, क्योंकि बैच ऑफ पिटीशंस आए थे और जब बैच ऑफ पिटीशंस आता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उनको एक साथ ले लेता है कि हाँ भाई अब हम इस पे डील करेंगे। इसमें क्या हुआ कि एक 5 जज की बेंच बैठी, 5 जज की बेंच बैठी, जिन्होंने फाइनली आपको 7 नवंबर 2022 में जजमेंट पास किया और उस जजमेंट का रेशियो रहा 3:2, जिसमें डिसेंट करने वाले में से थे एक हमारे सीजीआई यूयू ललित, जो कि आज रिटायर हो चुके हैं। ठीक है, ये इनका सेरेमोनियल बेंच था आज। सेरेमोनियल बेंच मैंने कमेंट सेक्शन में बताया, एक बच्चे ने पूछा भी था, डेट इज वेरी नाइस कि आप छोटी छोटी चीजों को पकड़ते हो। जैसे ऐसी ऐसी चीजें पकड़ोगे तो जब पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपके लिए आसानी होगी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचोगे उस टाइम पे। तो सीजीआई ललित यहाँ पर डिसेंट किया और भट्ट साहब भी डिसेंट किए, बेलाजे और 2 लोग और थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। बट इस पर्टिकुलर जजमेंट के बाद पॉइंट उठा, थोड़ा सा स्टोरी लाइन अप समझना, फिर फैक्ट्स पे आएंगे, क्योंकि फैक्ट्स तो चलते रहेगा, फैक्ट्स तो आपको पीपीटी में भी मिल जाएगा, बट ये जो पॉइंटर्स समझना बहुत जरूरी है कि भाई ऐसा क्यों हुआ। इस जजमेंट को बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, कुछ कम्युनिटी हैं जैसे पाटीदार्स या पटेल कह लीजिए, पटेल्स ऑफ गुजरात, आज के द हिंदू में ही आया है कि पटेल्स ऑफ गुजरात, इन्होंने सपोर्ट किया कि भाई इस तरह का रिजर्वेशन सही है, बट एट द सेम टाइम इफ यू आर एजुकेटेड इनफ यू विल नॉट सपोर्ट दिस जजमेंट कंप्लीटली। क्यों नहीं सपोर्ट करोगे? अब जो सीजीआई यूयू ललित तो भट्ट साहब ने कुछ सोच के ही डिसेंट किया होगा यहाँ पर, और इधर भी कुछ सोच के सपोर्ट किया होगा, तो व्हाई एग्जैक्टली दिस हैपेंड? यूनानिमस क्यों नहीं हो सकता था सर? 5 ही तो जज थे। रिजर्वेशन अगर अपलिफ्टमेंट ऑफ इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई थी या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात की गई थी, तो यूनानिमस क्यों नहीं हुए जज सब? आखिर क्यों 2 लोग डिसेंट कर गए वहां पे? ये सोचने वाली बात है। तो यहां पर एज अ लॉ स्टूडेंट या एज अ अपकमिंग लॉयर आपको सोचना पड़ेगा। चलो, इतनी चीजों में ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जनहित अभियान, यूनियन ऑफ इंडिया, बहर ये हम एक बार और देखेंगे इस चीज को। यहाँ पर बस मैं एक ओवरव्यू करना चाह रहा था इनका। चलिए वापस से आते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं केस का नाम जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड कनेक्टेड केसेस। ठीक है, अब इस जजमेंट के आने के बाद सवाल उठा कि क्या सर 1992 में आया हुआ इंदिरा साहनी का केस गलत था? इंदिरा साहनी का केस गलत था। इंदिरा साहनी में क्या था, 9 जज की बेंच बैठी थी, जिसका जजमेंट आया था 6:3, 6:3 का जजमेंट था, उसमें भी यूनानिमस नहीं थी। अब इसमें भी 3 तरह से बटे थे जज सब। अब इस जजमेंट में क्या हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। ये हुआ क्यों था पहले तो ये जानो। मंडल कमीशन लाई थी, मंडल कमीशन बैठा था 1979 में एट द टाइम ऑफ जनता पार्टी। जनता पार्टी ने एक कमीशन बैठाया जिसे कहा मंडल कमीशन। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ओबीसी में रिजर्वेशन दिया, और अभी जब हम जनहित अभियान केस पढ़ेंगे तो इसमें मैं आपको पारदीवाला का एक बहुत अच्छा वो दिखाऊंगा कि कलाकारी उन्होंने कितनी बेहतरीन तरीके से, कि आपका काम आसान कर दिया उन्होंने। अगर आप जजमेंट पढ़ते हो, वो खैर जजमेंट बहुत लंबा है, मत पढ़ने बैठना, 400 पेजों की जजमेंट है, इट विल टेक टाइम। तो मेरे बिहाफ पे देख लो, इतना सफिशिएंट रहेगा एग्जाम के लिए। रेस्ट एग्जाम के बाद कभी मन हो तो पढ़ना। एंड चलिए आगे देखते हैं। तो मंडल कमीशन ने रिपोर्ट दी, ओबीसी पे रिजर्वेशन दिया, और इस कमीशन ने के ऊपर एक चैलेंज किया गया कि भाई ये गलत है रिजर्वेशन, राइट?
इस बेसिस पे अगर आप कैटेगराइज करते रहेंगे तो हो गया काम सर। 9 जज की बेंच ने ओवरऑल अगर बात करें तो ये बोला कि 50% का एक हम कैप लगाएंगे, मतलब इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए रिजर्वेशन, दिस इज सफिशियंट, राइट। अब इससे पीछे भी बहुत सारे केस आए थे, एमआर बालाजी, चंपकम दुराई राजन, उसके बारे में भी बात करेंगे, अभी थोड़ी देर में ही बात करेंगे हम उसके बारे में। फिर इंदिरा साहनी ने कहा कि 50% को ब्रीच होना ही नहीं चाहिए। जनहित अभियान में क्या हुआ, 50% तो पहले से था, अब 10% और हो गया, क्योंकि देखो अब दो भरी स्प्लिट वर्डिक्ट है 3:2, बट 3:2 मींस विंस, ऑल विन हो गया यहाँ पर, तो 3 जज फेवर कर गए, मतलब विन हो गया। तो टोटल कितना हो गया, ओवरऑल रिजर्वेशन की बात करें तो 60% यानी 50% का कैप क्रॉस हो गया। सर कैसे ये गलत हो गया फिर? अब देखो ये एक गेट ओपन कर रहा है, ये चैलेंज तो होगा, ये सबको पता है कि ये चैलेंज किया जाएगा, ये रिव्यू में भेजा जाएगा इस चीज को बड़ी बेंच को कि भाई 11 जज बेंच देखे, क्योंकि इंदिरा साहनी वाज अ 9 जज बेंच, ठीक है। तो वो चीज हम बात करेंगे आगे, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। और फिर ये जो बात हुई 60% रिजर्वेशन की, तो सर इसमें आपको क्यों लग रहा है कि वो स्प्लिट कर गए होंगे? देखो अगर 60% रिजर्वेशन हो गया तो आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट कि ये चीज सही है गलत है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट नाम की भी एक कोई चीज होती है। तो आप यहां पर एक काम करिएगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देखना, आर्टिकल 39, राइट, जिसमें इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट की बात की जाती है सोसाइटी की। इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 4 से 5 बार बातें की गई है कि भाई सोसाइटी का इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, लेकिन इंदिरा साहनी का जब जजमेंट आ रहा था, ये 50% रिजर्वेशन का इन्होंने कैप लगाया और मंडल कमीशन को सही ठहराया। इन्होंने कहा कि अभी हम आएंगे 60% वाले पे भी, तो मंडल कमीशन को सही कह दिया इन्होंने कि भाई मंडल कमीशन वाज राइट, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बट इंदिरा साहनी का जजमेंट बहुत कॉशियस जजमेंट था। उन्होंने अपने जजमेंट में ये कहा कि सोल इकोनॉमी कैन नॉट बी द सोल बेसिस ऑफ रिजर्वेशन, लेकिन ईडब्ल्यूएस इज इकोनॉमी, इकोनॉमिक के बेसिस पे आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो। इंदिरा साहनी ने इस चीज को मना किया था कि इकोनॉमी कैन नॉट बी द सोल बेसिस ऑफ रिजर्वेशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, इंदिरा साहनी में मेजरली ये बताई गई कि जो रिजर्वेशन दे रहे हैं हम इस टाइम पे 1992 में, इट इज नॉट लाइक अ एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी प्रोग्राम, ये कहीं से भी पॉवर्टी प्रोग्राम का एलिवेशन नहीं है, दैट इज द गवर्नमेंट टास्क। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट गिविंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ये बात कही गई इंदिरा साहनी। तो कैटेगरी देखा जाए तो गलत हुआ इस बार जो हुआ कि भाई 10% रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मेन इशू ये था कि सर आप या तो काटते या आप क्लब करके लेके आते ताकि एक बार में सारे इशू सॉर्टेड हो जाते, क्योंकि देखो ऐसे करने से अब क्या होगा ना कि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोमिस करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज प्रॉमिस करेंगी कि हम रिजर्वेशन दिलाएंगे, भाई अब तो 50% का रहा नहीं, 10% तो ये दे दिया, अब पता नहीं कोई नया क्राइटेरिया लेके आ जाए, तो एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में एक नया चीज उभर के आएगा आगे फ्यूचर में। तो चलिए वो जब आएगा तब देखेंगे। अब बात करते हैं ये 60% वाले की, 50 और 10 का इन्होंने तो अब कर दिया ये नया काम, तो अब इस चीज को रिव्यू करा जाएगा, कब किया जाएगा तो हम उसे आगे फॉरवर्ड में देखेंगे। और ये चीज अभी एक बार पढ़ रहे हैं, एक बार और देखेंगे हम इसे। ये तो ओवरव्यू था कि कैसे इंदिरा साहनी से रिलेट कर रहा है और किस तरीके से ये जजमेंट पास हुई या फिर क्या क्या इसमें डेवलपमेंट्स हुए। चलिए अब हम आएंगे फैक्ट्स पे, अब आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। जनहित अभियान नाम याद रखना, इंदिरा साहनी याद रखना, 6:3 याद रखना, और इंदिरा साहनी को और डिटेल में हम अभी देखेंगे। देखते हैं क्या है। जो मैं कमीशन की बात कर रहा था 2005 में एक कमीशन बनी थी, मेजर जनरल SR सिन्हो की कमेटी। आज का द हिंदू में देखना स्टेट्स पेज में ही राइट हैंड साइड पे सबसे लास्ट में जाकर के एक छोटा सा आर्टिकल है जिसमें कांग्रेस बोल रही है कि इसका जो वो है, मतलब इसका पूरा हम लेते हैं श्रेय जितना भी है सारा, क्योंकि ये कमीशन तो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे बनी थी, तो हमारा इसमें हुआ ना मेन। Reservation for EWS of the society was granted based on the recommendations of a commission headed by Major SR Sinho. The commission was constituted by the government in 2005. तो केवल EWS का पढ़ लिए, केस का नाम देख लिए, इतने में काम हो गया नहीं बॉस, वहां से काम शुरू होता है। वो तो सारी दुनिया को पता है, अगर 60,000 70,000 बच्चे क्लैट दे रहे हैं उनको सबको पता है ये जजमेंट, बट क्या आपने बैकग्राउंड पढ़ा, क्या आपने लिंक किया? द मेन क्वेश्चन अराइजेस हियर। चलिए आगे देखते हैं। Submitted its report in 2010 में सबमिट करती है रिपोर्ट। To implement this, a cabinet note was prepared by the Ministry of Social Justice and Empowerment in 2019. क्वेश्चन आएगा कि 2019 में जो ये इम्प्लीमेंट हुई कमिटी का रिपोर्ट, उसकी मिनिस्ट्री ने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। Based on the cabinet in 2019 decided to amend the constitution 103rd to provide the reservation to the EWS.
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और एक चीज और ध्यान रखो, अगर 10% रिजर्वेशन गवर्नमेंट दे रही है और गवर्नमेंट अगर कोर्ट में ये बयान दे रही है कि हम ईडब्ल्यूएस, अच्छा एक बात सोच के देखना, वो गवर्नमेंट का बयान छोड़ो, प्रैक्टिकल लाइफ में सोच के देखो, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बेटर एजुकेशन मिल सके। तो क्या सरकारी स्कूल में एजुकेशन नहीं मिल रहा, यानी गवर्नमेंट का एक फेलियर है? इज दिस अ स्लैप ओवर द गवर्नमेंट? ये जजमेंट एक तरह से कहा भी जा सकता है, इट कैन बी अ स्लैप ओवर द गवर्नमेंट, फेलियर ओवर द वेलफेयर स्कीम्स इन द सोसाइटी। या फ्री एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तभी तो आप रिजर्वेशन दे रहे हैं। रिजर्वेशन किनको दिया जाता है? जो बैकवर्ड हो। बैकवर्ड आपने आप एजुकेशनली बैकवर्ड बता रहे हो कि वीकर सेक्शन है, ये एजुकेशन नहीं मिल पा रही इनको। सरकारी स्कूल तो फ्री थे ना, स्कूल्स फ्री हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस फ्री हैं, गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स निकाल रही है। तो क्या ये स्लैप है गवर्नमेंट के ऊपर? ये मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूं, सोचना अच्छे से इस बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट्स देख लिया हम लोगों ने, अब नेक्स्ट देखते हैं अबाउट ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। ये देख लिया हम लोगों ने 103rd अमेंडमेंट 2019 में आया बाय 2005 कमिटी इन 2010 में, जिसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया। अब एक बार के लिए मेरे साथ कुछ आर्टिकल्स पढ़ो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, बहुत डिटेल में जाएंगे, अच्छे से जाएंगे। दैट्स व्हाई आई हैव इंक्लूडेड वेरी लेस टॉपिक टुडे, कि भाई एक दो टॉपिक ही पढ़ेंगे बट बेहतरीन तरीके से पढ़ो ताकि दोबारा ना उसमें परेशान होना पाए। इस अमेंडमेंट के बाद दो चीजें ऐड कर दी गई कॉन्स्टिट्यूशन में और दो आर्टिकल को फोकस में लाया गया, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, इनके क्लॉज 6। ठीक है, ये दो हमेशा, ये आप पारदीवाला का जजमेंट पढ़ लो या बेलाजे का जजमेंट पढ़ लो या सीजेआईयू ललित का जजमेंट पढ़ लो या फिर भट्ट साहब का जजमेंट पढ़ लो या महेश्वरी साहब का जजमेंट पढ़ लो, आपको यही दोनों आर्टिकल मिलेंगे हर जगह। ज्यादा से ज्यादा आर्टिकल 14, 39B ये सब दे देंगे, जो मैंने आपको बता दिया है कि भाई डीपीएसपी में ये प्रोविजन देख लेना। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 क्लॉज 6 बेसिकली का कहना यह है कि एनी स्पेशल प्रोविजन एज पर द बेयर एक्ट, any special provision for the advancement of any economically weaker section of citizens other than the class mentioned in clause 4 and 5। मतलब 15, 4, 5 में छोड़ के जो क्लास मेंशनड है, मतलब उसमें देखो, इसमें स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किया जाता है विमेन को, फिजिकली डिसेबल्ड को, या कास्ट क्लास, इस टाइप के जो भी बेसिस पे रिजर्वेशन होता है, 15 क्लॉज 6 में ऐड ऑन किया गया 103rd के बाद, कि भाई इस अमेंडमेंट के बाद 15(6) में भी अमेंडमेंट होगा और इसे एज अ फंडामेंटल राइट इन्वोक कर दिया गया कि भाई ये मिलेगा आपको, स्पेशल प्रोविजन दिया गया इनको। और बस ये चीज था। और इसकी अगर एक्सप्लेनेशन में जाए, फॉर द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल, मतलब आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन शैल बी सच एज मे बी नोटिफाइड बाय द स्टेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये नोटिफाइड क्या है सर? पढ़ना है इस आर्टिकल को, अच्छे से पढ़ना आर्टिकल 15, 16, दैट्स व्हाई आई एम रीडिंग इन फ्रंट ऑफ यू कि किस तरीके से इसको पढ़ो। जो एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे उसमें बताया गया कि स्टेट टाइम टू टाइम डिसाइड करेगा। अब ये क्राइटेरिया आगे मेंशन्ड है कि ईडब्ल्यूएस में कौन कौन आएंगे, कौन नहीं आएंगे। जिन लोगों ने क्लैट में ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट लिया होगा उनको तो एक प्लस बेनिफिट है कि बस ये सब चीजें में आप होने चाहिए। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 क्या बोलता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट्स in favor of any EWS of citizens other than the class mentioned in clause 4. In addition, the existing reservation and subject to the maximum of 10% of the post in each category. मतलब गवर्नमेंट को नहीं रोका जा सकता एज पर दिस अमेंडमेंट, यहां पर आपने 10% का एक प्लस रिजर्वेशन दिया है अपार्ट फ्रॉम दोज 50%। तो ये चीज नहीं होना चाहिए कि सर वो 50% के ही अंदर इंक्लूड कर दिया, नहीं। 16 क्लॉज 6 में पर्टिकुलरली ये चीज लिखा गया है, अपार्ट फ्रॉम दोज रिजर्वेशन आप 10% एक्स्ट्रा दे रहे हो, ठीक है। इन एनी पोस्ट और एनीथिंग। अब पोस्ट की बात आएगी ना तो हम पढ़ेंगे एक एमआर बालाजी केस में जिसमें प्रमोशन में रिजर्वेशन हटाया गया था, वो चीज है, तो उसमें भी बात करेंगे। तो आर्टिकल 15 क्लॉज 6, आर्टिकल 16 क्लॉज 6 आपको क्या करना है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैंने अभी पढ़ के सुनाया आपको कि किस तरह से, मैं चाहता तो डायरेक्टली पीपीटी में डाल सकता था ना, बट आई रेफर्ड बेयर एक्ट बिकॉज बेयर एक्ट इज द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ट्रस्ट द डॉक्यूमेंट एंड रीड द डॉक्यूमेंट वेरी केयरफुली, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से आपको बेयर एक्ट पे ही रिलाई करना है। फिर ये कुछ काम नहीं आएंगे, ऐसे वेबसाइट्स वगैरह मत पढ़ा करो कि वेबसाइट पढ़ लिया और काम हो गया। दैट्स व्हाई आई रेफर डायरेक्टली बेयर एक्ट, ठीक है। तो बेयर एक्ट से देखना उसको, और ना समझ में आई एम हियर टू टेल यू, और ना समझ में आए तो एक बार थोड़ा सा पीछे जाके देखना कैसे पढ़ा था, वैसे ही पढ़ लेना है, ठीक है। चलो, अब ये 16 याद रहेगा, 15 क्लॉज 6 भी याद रहेगा, अब ये पढ़ने में मजा आएगा। देखते हैं
103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड क्लॉज 6 टू द आर्टिकल 15, देख लिया अभी, of the constitution to give government the authority to make special provision of EWS among citizens who are not already eligible for reservation or up to 10% reservation, and act clause 6 the constitution to make employment reservation easier. वही बात है जो भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की डायरेक्टली बेयर एक्ट से, वही यहाँ लिखी है थोड़ी सी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, और वो जो होता है वो थोड़ा सा क्रिटिकल लैंग्वेज होता है, दैट्स व्हाई आई रेफर टू रीड इट, कि आप लोग देखो। और जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में प्रॉब्लम हुआ था ना कि किस तरह से वो सर 1956 कैसे हो गया, हमने ढूंढा मिला ही, अरे कैसे मिलेगा, तो बेयर एक्ट में लिखा है ना। बेयर एक्ट जब पढ़ते हो ना, जैसे ये 15 क्लॉज 6 देखना, जहाँ पे 15 क्लॉज 6 लिखा होगा वहां पर साइटेड होगा, वो नीचे साइटेशन पे जाना, नीचे लिखा होगा बाई 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019 से उसको ऐड किया गया है, ये चीज लिखा रहता है आपके बेयर एक्ट में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली दिस ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन सेज, देख ही लिया होगा अभी तक तो समझ में आ गया होगा। 103rd कौन से एडेड, ये ऐड करता है जो 10% रिजर्वेशन देता है, ये 16(6) को ऐड करता है, सेम चीज, इसमें कोई बहस नहीं है। रिजर्वेशंस देखते हैं, सेम चीज फिर से वही। अब आते हैं आर्टिकल 6 पे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो सेम चीज चलेगा, वो एक ही टॉपिक के अंदर सारी चीजें हैं जिसपे बार बार बातें होंगी, तो उसको मोनोटोनस नहीं करते हैं। आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक, तो इसमें 10% देकर के उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया गया। इट वाज एनेक्टेड टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पुअर नॉट कवर्ड बाय द 50% रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ओबीसीज। द एक्ट स्टेट्स अनइक्वोकली that the EWS reservation will be added to the existing reservation। ये स्पेशल पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, is it included in the 50%? No boss, it is excluded from that 50% criteria। ये 10% है अलग से, ये चीज याद रखना। That's why I was saying 50-10 हो गया ना कैप ऊपर, इंदिरा साहनी यहाँ पे ओवररूल हो गया, लेकिन ये सब्सटेंशियली ओवररूल नहीं हुआ है, एक्सप्लिसिटली ओवररूल नहीं हुआ है, ये इम्प्लाइडली ओवररूल हुआ है। एक्सप्लिसिटली होता तो जजेस स्पेशली बोलते कि वी आर ओवर रूलिंग द इंदिरा साहनी, लेकिन जजेस ने इंदिरा साहनी को स्केप किया है। अगर आप ये जजमेंट पढ़ेंगे तो जजेस ने बहुत अच्छे टर्म्स यूज किए हैं कि in this Indira Sahni judgment we are also focusing on the welfare of the people and economically upliftment of the people and upliftment of those sections of the society who are just ignored from this thing, so इसलिए EWS important हो जाता है। तो ये बातें कही गई हैं। चलिए भट्ट साहब ने वैसे एक्सप्लिसिटली बोला भी है कि अगर ऐसा करने से इंदिरा साहनी को आप वो कर रहे हो, ओवररूल कर रहे हो। देखते हैं क्या होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो जो मैंने कहा था 16 क्लॉज 6 में कि स्टेट्स डिसाइड करेगा टाइम टू टाइम, वही है। कैंडिडेट की एनुअल फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। फैमिली मस्ट नॉट ओन मोर देन 5 acre ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। रेजिडेंशियल फ्लैट शुड बी बिलो 1000 स्क्वायर फीट। रेजिडेंशियल प्लॉट एरिया शुड बी बिलो 100 स्क्वायर यार्ड्स। The residential plots area should be below 200 square yards if in non-notified municipality sector। जब भी मैं ये कैटेगरी देखता हूं ना, जब भी मुझे ये लगता है इंडिया का आई गेस कि कह लो हर तीसरा या चौथा आदमी ईडब्ल्यूएस में आता है। इंडिया का हर तीसरा या चौथा आदमी ईडब्ल्यूएस में आता है। आप तो कह लो दूसरा आदमी ईडब्ल्यूएस में आएगा अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो। और आप में से मुझे लगता है जितने भी लोग डेली वीडियो देखते हो 200-300 लोग, इन 300 में से 200 तो पक्का आएंगे इस क्राइटेरिया में। हर कोई आ जाएगा यार इसमें, ये क्राइटेरिया ही ऐसा है। 8 लाख सोच रहे हो, कोई 8 लाख से लेस है वो आ जाएगा इसमें ईडब्ल्यूएस में आसानी से। ठीक है, तो बस वही है कि रिवाइज करने की जरूरत है चीजों को, तो वो बेटर किया जा सकता है। खैर वो आपके मतलब की बात नहीं है। आगे देखते हैं क्या है इसमें। EWS certificate can be avail the 10% reservation for the general economically weaker section in higher education and government jobs all over India। ठीक है, ये सेंट्रल लिस्ट में है, यानी ऑल ओवर इंडिया चल रहा है ये। न्यूज समरी की बात करते हैं, क्या क्या है हमारे न्यूज समरी में। बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 3:2 a 5 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 103rd। ये कुछ ना वर्ड याद रखना, अपहेल्ड और विदहेल्ड, ये दो वर्ड बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। इवन दीज वर्ड्स यूज्ड टू कंफ्यूज मी आल्सो ड्यूरिंग द माय प्रिपरेशन ईयर्स, तो काफी कंफ्यूजिंग होता है ये, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस पे। अपहेल्ड और विदहेल्ड, तो अपहेल्ड का मतलब होता है ओके करना, विदहेल्ड का मतलब होता है मना कर देना, नहीं भाई ठीक नहीं। The amendment was challenged and the challenge was referred to the 5 judge bench in August 2020। स्टार्टिंग के ही ओवरव्यू में मैंने ये सारी चीजें बता दी थी, तो अब आपके लिए आसान होगा। The challenge was based on the argument that the 103rd amendment violated the basic structure। अब थोड़ा सा रुकेंगे अब कि सर इस चैलेंज को किस बेसिस का कहा गया था कि सर ये ना बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर
इस पे क्वेश्चन एक बार क्लैट ने भी पूछा है बेसिक स्ट्रक्चर पे, तो आई विल टेल यू किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। बेसिक स्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन है ना, वो आपको सीए का भी है और लीगल का भी। लीगल का ज्यादा ही रख लो, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर आया था केशवानंदा भारती केस। जिस केस का पूरा नाम है श्री केशवानंदा भारती श्रीपद यल गर्भरू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या स्टेट ऑफ केरला बोल लो, स्टेट ऑफ केरला ही बोलो, बेटर रहेगा। एंड you can read this if you want to read too much. I'll just tell the team to add my link also, कि जिसमें मैंने एक आर्टिकल ऑथर किया था ऑन द केशवानंदा भारती केस पे, तो आई जस्ट एडिट की। अगर कुछ आसान भाषा में पढ़ना हो, छोटे में पढ़ना हो, क्योंकि ये जजमेंट प्रैक्टिकली पढ़ना पॉसिबल नहीं है, बस 1000 पेजों की जजमेंट है, नहीं पढ़ पाओगे और मत ही पढ़ो। आई सजेस्ट कि भाई जिसने पढ़ा है उससे बेनिफिट ले लो। तो केशवानंदा भारती केस जो था, इसके बारे में थोड़ा बहुत बात करते हैं, फिर बेसिक स्ट्रक्चर पाएंगे। केशवानंदा भारती केस 13 जज की बेंच थी और ये इंडिया का सबसे बड़ा बेंच था अभी तक का, एंड लॉन्गेस्ट केस था ये, मतलब लगातार चलने वाला। बताना, आई एम नॉट एग्जैक्टली क्लियर अबाउट इट, इट इज अराउंड 78 डेज की ये केस चला था रेगुलरली। तो बताना ये एग्जैक्टली कितने दिन चला था ये केस। 3 महीने के आसपास चला था ये केस, एक बार देखना अच्छे से, एंड आई लेट यू कंफर्म, ठीक है। वैसे ये सब चीजें पूछी नहीं जाती कितने दिन चला था। एंड ये जजमेंट आया था आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो सर बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और ये जजमेंट था 7:6 का, ठीक है। तो 7 लोग फेवर किए, 6 लोगों ने कहा कि नहीं गलत है, जो भी केशवानंदा भारती में हुआ उसमें गलत कहा। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये था कि कोई भी चीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के अगेंस्ट है, हम उसे कहेंगे बेसिक स्ट्रक्चर, और उसको काट दिया जाएगा अगर उसमें किसी भी तरह का चेंज होगा। फर्दर मोर ये केस यहीं तक खत्म नहीं हुआ। केशवानंदा भारती में यह भी कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड। ये क्वेश्चन आया था एक बार क्लैट में कि फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं, ये किस केस में कहा गया था, तो केशवानंदा भारती। बट इसमें कहा गया कि बट द बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी टच्ड। बेसिक स्ट्रक्चर को आप टच नहीं कर सकते। जो बेसिक स्ट्रक्चर बोले तो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हो, बट जैसे इक्वालिटी, ब्रदरहुड, सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलर कंट्री इंडिया, ऐसी चीजों को आप अमेंड नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वी विल नॉट डिफाइन व्हाट एग्जैक्टली दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज, विद टाइम टू टाइम, और एज पर द नीड वो चीजें डिफाइन होती रहेंगी। और बहुत सारी चीजें उस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर में आ गई। तो एफआर कैन बी अमेंडेड। अब आपको क्या करना है, बताना कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द डेट ऑफ दिस जजमेंट। व्हाट वाज द डेट ऑफ दिस जजमेंट, इस जजमेंट की डेट क्या थी, पहली बात। दूसरी एक चीज बताना, इन विच केस इट वाज टोल्ड दैट द पार्लियामेंट कांट अमेंड द एफआर। पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकता। ये किस केस में बताया गया था, ये आपका काम है बताना। और मैंने ये बता दिया कि किस केस में कहा गया था कि हाँ आप कर सकते हो, किस केस में कहा गया था नहीं कर सकते हो। इसके पीछे का ही केस है, देख लेना, या तो आईसी गोलकनाथ होगा, या फिर आयर कोलियो होगा, या फिर मिनर्वा मिल्स होगा। इन तीनों को एक ही केस होगा। आंसर देख के बताना। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप ये बताओ, बिकॉज सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एक महीना जिसका क्लैट में बचा वो इतना तो जानता होगा एटलीस्ट, या एग्जैक्टली केशवानंदा भारती केस में क्या था नहीं जानता, कोई दिक्कत नहीं, बता ही दिया, अभी तो खत्म ही हो गया। क्योंकि केशवानंदा भारती इस केस में यूज किया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यूज किया गया। अब थोड़ा सा चीज देखते हैं, अमेंडिंग पावर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आता है आपको आर्टिकल 368 में। मेरा रिकमेंडेशन है एक बार आर्टिकल 368 खोल के देखना कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें ना लेफ्ट साइड पे लिखा होगा, बेयर एक्ट के लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर में पावर्स एंड प्रोसीजर टू अमेंड, और फिर उसमें नीचे जाके देखना 24th अमेंडमेंट लिखा होगा वहां पे शायद, 24th और 22nd अमेंडमेंट, जिसमें ये कहा गया था। इस केस में बेसिकली यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस केस से पहले ही हुआ था आयर कोलियो में और आईसी गोलकनाथ, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आपके पास पावर तो है लेकिन प्रोसीजर नहीं है। भाई ये कौन सी बात हुई, जिसके पास पावर हो तो कर ही सकता है उसको। तो इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है भाई हम भी कर लेंगे, हम किसी से कम थोड़ी ना। वो अमेंडमेंट लेके आ गई, उन्होंने कहा कि हमारे पास पावर भी है, हमारे पास प्रोसीजर भी है। फिर केशवानंदा भारती ने रोक लगाई, देखो बॉस तुम अमेंड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को, यानी फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हो, बट बेसिक स्ट्रक्चर को छू भी नहीं सकते। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। ये चीज याद है,
और 368 में आपको क्या करना है, आपका ये एक तीसरा असाइनमेंट बनेगा आज का, कि आपको ये देखना है एक बार आर्टिकल 368 और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि सर कौन सा अमेंडमेंट वहां पर लिखा हुआ है, कौन सा अमेंडमेंट लिखा हुआ है। और अगर नहीं कर रहे हो इतना सर्च तो आर यू सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर लॉ, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देख लो उठा के क्लैट का पेपर प्रीवियस ईयर, रिट्स पे क्वेश्चन आया था, पहला ही क्वेश्चन था लॉ का, वो करंट लीगल का। और ये सब चीजें पढ़ी जब हुई ना, तो जब तुम वो पैसेज देखोगे तो इट विल बी अ वेरी केक वॉक। जो बच्चे बोलते हैं ना कि सर मैंने पैसेज पढ़ा ही नहीं, मेरा सारे सही हो गए, भाई उसने उससे पहले कितना कुछ पढ़ा ये तो तुमने देखा ही नहीं। ठीक है, चलो तो ये तो चीजें बात हो गई 368 की। अब आता है पार्लियामेंट का अमेंडमेंट, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट। तो तीन तरह से होता है, एक होता है सिंपल मेजोरिटी, एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, और एक होता है स्पेशल प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, जिसमें हाफ ऑफ दी स्टेट रेटिफिकेशन आता है। थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, हल्का फुल्का, ज्यादा इस पे नहीं ध्यान देंगे अभी। सिंपल मेजोरिटी मतलब 51, मतलब मोर देन हाफ, 1 मोर देन हाफ। ठीक है, अब इसके बाद एक और आर्टिकल आई टेल यू, उसके बाद हम इसको रैप अप करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, 2/3, और स्पेशल प्लस स्टेट में 2/3 तो रहेगा ही, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट से आप सेटिस्फाई कराएंगे। मतलब अगर 30 स्टेट है आपके पास तो 15 से तो आपकी रजामंदी होनी चाहिए। सिंपल में बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, बाउंड्रीज वगैरह ये सब बातें हो जाएंगी। स्पेशल में थोड़ी बड़े लेवल की बातें होंगी, स्पेशल प्लस स्टेट, जहां पे स्टेट को भी इफेक्ट हो रहा है वहां पे स्पेशल प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। अब आप एक काम करिएगा, जब आप आर्टिकल 368 पढ़ रहे होंगे तो पैरेलल में चलाना आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2 और उसका एक्सप्लेनेशन। बस इतना काम कर लो, चीजें क्लियर हो जाएंगी, फंडामेंटल राइट्स रट जाएंगे, डीपीएसपी याद हो जाएगा, 39 भी देख लिया जाके तो, और 368 भी कवर हो जाएगा, इसी बहाने मेजोरिटी भी कवर हो गई। एंड आई एम लिटरली स्ट्रेचिंग दिस सेशन एंड आई वांट टू स्ट्रेच दिस सेशन, इट विल हेल्प यू इन द एंड, इट विल रियली हेल्प यू। चाहे आप DULLB दे रहे हो, चाहे आप क्लैट दे रहे हो, चाहे आप एलर्ट दे रहे हो, बिल्कुल मतलब नहीं है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, छोटी छोटी चीजें। ठीक है, इसको अभी इरेज नहीं करेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारे केस में। चलिए वापस से अपने केस पे हम आएंगे। अब कि अपने केस में क्या था कि इसमें कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को चैलेंज किया जाएगा, राइट, कि ये बेसिक स्ट्रक्चर नहीं माना जाएगा सर, माय बैड। हाँ देखते हैं क्या थी इसमें, कि चैलेंज किया गया कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है। वापस आते हैं अपने जनहित अभियान के केस पे, राइट। तो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहा है, ऐसी ऐसी बातें हुई, इस बेसिस पे चैलेंज कर दिया गया। अब आगे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन केशवानंदा भारती, जिसका अभी जस्ट हम लोगों ने पोस्टमार्टम कर दिया पूरा अच्छे से विद अमेंडमेंट 368, 13, जहां तक घुस सकते थे हम गए। चलिए अब आगे देखते हैं इस केस में और क्या हुआ। The primary argument in the case was that the special protections guaranteed to the socially disadvantaged group is part of the basic structure. सही बात है। The petitioner ने यह आर्ग्यू किया कि 103rd amendment departs from this by promising special protection on the social basis of economic status, and 3 judges, Justice Dinesh Maheshwari, Bela Trivedi and S Pardiwala have upheld the validity। देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, इन लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर को एज अ फाउंडेशन बनाया और कहा कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, स्टार्टिंग में ही बोला था, डीपीएसपी में लिखा हुआ है ये चीज, आर्टिकल 15 में है, 16 में है, ये सब चीजें। और बहुत सारी जगह बताया गया है कि भाई ये आपके स्टेट का लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको फुलफिल करे। इन्होंने उसको बेसिस बनाया और इंदिरा साहनी को स्किप कर गए बगल से, भाई इंदिरा साहनी को क्रॉस तो कर नहीं सकते थे 5 जज बेंच, क्योंकि वो 9 जज बेंच है। तो ये बातें हुई। नेक्स्ट देखते हैं जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने क्या कहा, ये देखते हैं भाई, इनका अलग अलग भी देख लेते हैं, ज्यादा हो रहा है तो क्या पता अभी क्लैट में स्टेटमेंट आ गया इनके नाम का। So has ruled that reservation based only on economic criteria does not violate the basic structure. He also added that the exclusion of classes covered in 15(4) and 16(4) in the 1/3 does not damage the basic structure. ये कोई किसी भी तरह का ये रिजर्वेशन जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं से डैमेज नहीं कर रहा है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा treating EWS as a separate class would be a reasonable classification and that treating unequal equally would violate the principle of equality under the constitution. अब आपका काम क्या है, आर्टिकल 14 को देखना।
देखो इंडिया में क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, राइट। अब इसमें दो तरह की चीजें होती हैं, इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली, ये चीज बातें की जाती हैं। ट्रीटिंग अनइक्वल इक्वली वुड वायलेट, मतलब जो जैसा है उस तरह से उसे ट्रीट किया जाए। अब यहाँ से ना मेरे दिमाग में एक चीज आ रहा है कि जिन लोगों के भी माइंड में होगा कि सर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, हमें इकोनॉमिक बेसिस पे रिजर्वेशन होना चाहिए, ये सबके माइंड में रहता है बात। और आई थिंक आई वोंट कॉल इट फुलिश बिकॉज, क्योंकि यार इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ऐसा हमें पोर्ट्रे किया जाता है सोसाइटी को कि भाई कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, क्लास बेस्ड वो इकोनॉमिक के बेसिस पे होना चाहिए। हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन जब कास्ट बेस्ड है तो रिजर्वेशन भी तो कास्ट बेस्ड होती है। आई एम लीविंग दिस स्टेटमेंट विद यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्टिस त्रिवेदी ने क्या कहा आगे कि 75 ईयर्स हो गए हैं भाई, अब आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ भी गई मैडम। आगे देखते हैं क्या है। एसबी पारदीवाला ऑब्जर्व्ड दैट द रिजर्वेशन इज नॉट एन एंड, इट इज अ मींस, इट शुड नॉट बी अलाउड टू बिकम अ वेस्टेड इंटरेस्ट। द सेम वाज कॉल्ड इन द, आपको उसमें इंदिरा साहनी का जजमेंट, जिसमें यही ऑलमोस्ट यही बातें कही गई थी कि ये जो रिजर्वेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इट इज नॉट लाइक अ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, इट इज नॉट अ पॉवर्टी, इट इज फॉर द रिप्रेजेंटेशन। वही बात ऑलमोस्ट पैराफ्रेज करके पारदीवाला ने भी कही कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट की बात नहीं होनी चाहिए, और आज के टाइम पे रिजर्वेशन इज नॉट लाइक अ रिप्रेजेंटेशन, इट्स मोर लाइक अ वेस्टेड इंटरेस्ट, क्योंकि उस तरह से ट्रीट किया जा रहा है इस चीज को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसेंटेड जजमेंट्स किसका था, यूयू ललित साहब का और एस रविंद्रन। अच्छा, जैसे ही हम यूयू ललित साहब का नाम लेते हैं, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन ऑटोमेटिकली फ्रेम हो जाता है कि ऐसे कौन से चीफ जस्टिस थे अभी रिसेंटली, कि उनका नाम ही मैं बता देता हूं आपको, कि जेएस खेहर साहब थे जिन्होंने डिसेंट किया था, लेकिन किस केस में डिसेंट किया था, व्हाइल ही वाज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम हो सकता है, एंड सच क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन क्लैट, आईलेट, डीयूएलएलबी, एनी एग्जामिनेशन। नॉन लाइक के किसी में नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि यूयू ललित ने डिसेंट किया है एज अ चीफ जस्टिस, और रिसेंटली अभी वो जजमेंट ही आया था, जेएस खेहर ने डिसेंट किया था एज अ चीफ जस्टिस, और उस केस का नाम है शायरा बानो, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल तलाक केस। चलिए, जस्टिस भट्ट has ruled that while reservation on economic criteria is per not violative of the constitution, excluding SC, ST, OBC from the purview of EWS is violative. He has struck down 15(6) and 16(6) for being discriminatory and violative of equality code. CJ Laliत said he concurs entirely with the judgment of Justice Bhatt. तो यानी 4 जजमेंट आए, 4 ही लोग, 3 तो वो अलग आए और एक ये अलग, 4 और कंकर करके यूयू ललित, 4 जजमेंट आए, 3:2 का मेजोरिटी आया। आगे देखते हैं। तो ये बेसिकली पूरा क्राइटेरिया है जजमेंट का। अगर क्रक्स की बात करें तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको, कि जस्टिस महेश्वरी, त्रिवेदी और पारदीवाला ने क्या कहा, 3 इश्यूज थे। कैन रिजर्वेशन बी प्रोवाइडेड ऑन एन इकोनॉमिक, इन्होंने कहा यस, इन्होंने कहा यस, इन्होंने भी कहा था यस इकोनॉमिक क्राइटेरिया होना चाहिए, बट इन्होंने कहा कि जो आप स्पेशल क्लास बना रहे हो ना वो गलत है। तो ये चीजें देखना, ऐसे क्रिटिसाइज करना किसी को नॉट एट ऑल गुड। दैट्स व्हाई मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि समव्हाट समवेयर इन्होंने भी कुछ सोच के कहा होगा, इन्होंने भी कुछ सोच के कहा होगा। अब आगे देखते हैं। Can SC, ST, OBC groups be excluded from EWS reservation benefit? Yes, they form a separate disadvantage. No SEBC are from the bulk of poorest population of India. इन्होंने कहा कि भाई वो भी poorest population of India से आते हैं। Can EWS reservation exceed 50% limit? Yes, the 50% is flexible and applies only to the SEBC. यहाँ आपको इंदिरा साहनी को वायलेट होता दिख रहा है कहीं ना कहीं। No breaching the 50% limit. Here will be a gateway for further compartmentalization. यही बात मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि बॉस अगर आप इस तरह से रिजर्वेशन बांटते चल गए ना, तो मराठा अलग, जिस टाइम मराठा, बताना कमेंट सेक्शन में, इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्टिंग में मराठा रिजर्वेशन को काटा था, 16% जो रिजर्वेशन दे रहे थे स्टेट में अलग से, उसको काटा था। अब इस तरह से अगर चलने लग गया ना कि सर हर चीज में रिजर्वेशन मांगने लग जाओगे, तो फिर कल हो के हर स्टेट में हर माइनर क्लास ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन वो मांगने लग जाएंगे। मराठा, अब आप खुद सोच के देखो, महाराष्ट्र में मराठा बैकवर्ड है, ठीक है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने काटा भी जजमेंट को, वो जो ये लॉ लेके आए थे स्टेट गवर्नमेंट 60%, 16% वाला, उन्होंने काट दिया उसको। बताना जजमेंट का नाम, नहीं पता है तो पूछ लेना कि सर बता दो जजमेंट का नाम, और आ गया किसी का, आई रियली अपलॉड कि तुमने लिटरली अच्छा काम किया सर्च करके। तो ये बातें हुई। बेला त्रिवेदी, महेश्वरी एंड पारदीवाला का समझ गए कि ये इन्होंने कहा कि हाँ फ्लेक्सिबल होना चाहिए 50% का कैप, यानी इन्होंने कहा कि जो इंदिरा साहनी में कहा गया वो गलत था, और इंदिरा साहनी को अब हम एक्सीड करेंगे, हम चेंज करने वाले हैं। तो मैडम सर आप तो 5 जज बेंच थे, वो तो 9 जज बेंच थी, यानी आपको इकट्ठा करके 11 जज को देना चाहिए था,
तो वो बेसिक अच्छा रहता है, क्योंकि फिर से रिव्यू में जाएगा ये चीज। अब भट्ट साहब और ललित साहब ने क्या किया, नहीं 50% अगर लिमिट हम एक्सीड कर जाते हैं तो उसको हम कहते हैं और कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन मतलब एक अलग से SC ST OBC है, EWS आ गया, एक और आ जाएगा, फिर इसका एक और क्राइटेरिया बन जाएगा। ऐसा करते चले गए ना तो 80 से 90% रिजर्वेशन ही बचेगा, अनरिजर्व कैटेगरी 10 से 12% बच जाएंगे इंडिया में। चलिए, ये चीज, ये पर्टिकुलर डायग्राम बहुत काम किया, बहुत काम किया। पारदीवाला जी ने अपने जजमेंट में ये डायग्राम बनाया। सो आई जस्ट टुक द डायग्राम कि भाई मजा आएगा ये डायग्राम पढ़ने में, क्योंकि इसमें आपको सभी चीज मिल जाएगा जितने आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इन्होंने खैर EWS का कमीशन का नाम नहीं बताया यहाँ पे, जिसको मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, तो वो लिख लेना यहाँ पे, राइट। 2005 में जो कमीशन बनी थी वो चीज है। मे भी पारदीवाला साहब भूल गए हो डालना, चलिए भूले नहीं होंगे, छूट गया होगा। तो चलिए, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास येलो से पेंट है, पॉलिटिकल बैकवर्डनेस ब्लू से एंड EWS ग्रीन से, ये मार्क्स याद रखना। चलो, EWS इधर आ गया, डेफिनेशन कहाँ मिलेगा, 15(6)(b) एक्सप्लेनेशन एंड 15(6) एंड 16(6) में स्पेशल प्रोविजन। ये आर्टिकल्स ही लिखे हैं इन्होंने, बट ये सारे आर्टिकल्स हैं जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, राइट। अब आते हैं SEBC से, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस या OBC। डेफिनेशन कहाँ मिलेगा, 366, 26C में, स्पेशल प्रोविजन 15, 16, 243D एंड 243T6 में। 243 मत भी पढ़ो, बट एक बार घूम के आ जाना। SC ST डेफिनेशन कहाँ मिलेगा, 366 में ही, 24, 25 पे स्पेशल प्रोविजन 15, 16। कमीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, SC ST कमीशन, और नहीं इनके कमीशन के आप हेड भी पढ़ लीजिएगा कि भाई कब है, कौन है हेड, और कमीशन कब फॉर्म हुआ था SC ST कमीशन, ठीक है। अब स्टार्टिंग में सेम ही था, अब तो चेंज हो गया, शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब कमीशन है अब तो। फॉर्म और हेड, ये दो चीजें आपको करनी है इसमें। आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा, SC का 341 में और ST का 342 में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन DU भी डालता है। 341, 342 पढ़ लेना आइडेंटिफिकेशन, और अगर OBC के आइडेंटिफिकेशन बात करें 342A, और कमीशन है 342B। इसमें भी आपको क्या करना है, हेड और कब फॉर्म हुआ ये बताना है। तो ये दो चीजें कर लेना, और इसको, इस कंसेंट्रिक सर्कल को ना रट डालो, घोर के पी जाओ, जो करना है करो, बट पढ़ लो, एग्जाम से पहले पढ़ के जाना। अगर आ गया ना एग्जाम में, लिटरली आप बहुत सही बेनिफिट में होगे, लिटरली आई एम सेइंग बहुत बड़े बेनिफिट में होगे आप लोग, अगर आता है एग्जाम में तो। और नेक्स्ट ईयर DU LLB वालों के लिए तो ये पक्का से रख लो, एक बोनस में रख लो कि तुम्हारे आ सकता है, चांसेस बहुत ज्यादा है तुमसे पूछने के, ये सब चीजें। तो इतना काम करना है इसमें, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। ये पारदीवाला जे के जजमेंट से लिया था मैंने। अब आते हैं, डू रिजर्वेशन हैव टू बिलो 50% फ्रॉम बालाजी टू इंदिरा साहनी। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम बात करेंगे अब कि क्या बालाजी सही थे या फिर इंदिरा साहनी सही थी, क्या 50% का रिजर्वेशन सही है या फिर इसमें चेंजेस की जरूरत है। तो सारी बातें करेंगे विद फैक्ट्स। पहले हम बात करेंगे एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट का डेवलपमेंट क्या रहा। इसमें एक चीज मिस्ड है, एंड दैट इज द आपको चंपकम दोरारी राजन। I'll tell you exactly what exactly this चंपक दोरारी राजन talks about। तो पहले केस का नाम लिखते हैं, और एक बार गूगल भी कर लेना, चंपकम दोरारी राजन। यार ये कहीं ना दोराई राजन लिखा रहता है, कहीं दोरारी राजन लिखा रहता है, तो उसको प्लीज चेक इट। 1951 में जजमेंट आया, जिसके कारण फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ आर्टिकल 15 में, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि एक कोई ब्राह्मण गर्ल थी, मेडिकल कॉलेज में उसको एडमिशन चाहिए था, डिनाई हो गया, फिर कोर्ट में केस गया, तो फिर कोर्ट ने भी यही कहा कि भाई जो रिजर्वेशन है वो ठीक है, SC ST के रिजर्वेशन से रिलेटेड है। तो पहला केस जिससे रिजर्वेशन आया दैट वाज द चंपकम दोरारी राजन, जो ये चीज कोर्ट में चली गई। दिस वाज द फर्स्ट केस ऑफ चंपकम दोरारी राजन, जिसमें बातें हुई एग्जैक्टली रिजर्वेशन के बारे में। उसके बाद 1962 में एक केस आता है जिसका नाम है MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। ये चीज अगर नहीं दिख रही हो तो PPT डाउनलोड कर लेना प्लीज, और उसको ना वो ब्रॉड कर लेना, जो भी फोन में अगर देख रहे हो, लैपटॉप में देख रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, फोन में देख रहे हो तो उसको थोड़ा सा प्लीज कोऑपरेट, व्हाट आई कैन से मोर देन दिस। इसमें 5 जज बेंच थी जिन्होंने कहा जनरल रिजर्वेशन शुड बी बिलो 50%। MR बालाजी ने, अब यहां से ना वो देखना कैसे कैसे चेंज हो रहा है इंडिया का सिस्टम। इन्होंने कहा कि 50% से कम रखो भाई साहब। MR बालाजी 1962, MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। उसके बाद आया T देवादासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें 1963 में, मतलब जस्ट
1 साल के बाद। इसमें इन्होंने कहा कि 5 judge bench applied the 50% limit to decide that reservation could not be the carried forward to the next year। तो आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि सर ये ना कैरी फॉरवर्ड रूल किस में आया? पहली बार। तो ये आप मुझे बताना एक बार। केस का नाम एक और केस है कैरी फॉरवर्ड रूल से रिलेटेड, लेकिन इसके हिसाब से अगर बात करें तो देवदासन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि अप्लाइड टू द 50% टू लिमिट डिसाइड द रिजर्वेशन कुड नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। मतलब अगर मान लो कि इस साल SC ST कैटेगरी में 100 सीटें थी, ठीक है, और 80 भरी, तो आप 20 को नेक्स्ट ईयर करके 120 नहीं करोगे। नेक्स्ट ईयर भी वही सेम लिमिट रहेगा। आप ये नहीं फिर तो बढ़ती चला जाएगा, फिर मान लो अगले साल 60 नहीं हुए, फिर 160 सीट हो जाएंगी। तो वो रिजर्वेशन कैरी फॉरवर्ड है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ कैरी फॉरवर्ड रूल। तो आप ये काम करना, गूगल करना कैरी फॉरवर्ड रूल एंड जस्ट टेल मी व्हाट एग्जैक्टली दिस टॉक्स अबाउट। मैंने आप सफिशिएंट हिंट दे दिया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस। इसकी बात पारदीवाला ने बहुत की अपने जजमेंट में। 1975 2 out of 5 judge marked that the 50% limit is not an absolute rule but one of caution। इसलिए तो बात की है, उन्होंने कहा है फ्लेक्सिबल है 50% साहब। तो केरला वर्सेस NM थॉमस में क्या कहा गया कि 50% का जो रूल है वो फ्लेक्सिबल है, वो हम चाहे तो तोड़ सकते हैं व्हेन इट नीड्स। ठीक है, अब बात करते हैं 10 साल के बाद। इस बीच में कहीं ना कहीं आपको मंडल कमीशन आ चुका था। ठीक है, आगे देखते हैं। KC वसंत कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें क्या कहा गया? वन जज हेल्ड दैट 50% लिमिट डिड नॉट अप्लाई and that efficiency would not be affected by more reservation. Another judge held that the limit did apply. 3 judge did not comment of the limit। मतलब इसी जगह केस था, मतलब उलझा हुआ केस था ओवरऑल। कोई बोल रहा है कि होना चाहिए, कोई बोल रहा है नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको आप एक सेकंड के लिए छोड़ भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये केस जो था ना, ये बवाल मचा गया आपको। मंडल कमीशन केस, बहुत लोग बोलते हैं ऐसे मंडल कमीशन केस। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 9 जज की बेंच थी। 3 ने कहा इन फेवर ऑफ एन एब्सोल्यूट लिमिट, 5 ने कहा फेवर लिमिट विद सम एक्सेप्शंस, 1 जज हेल्ड अगेंस्ट द लिमिट। सर क्या बोल रहे हो सर? 5 3 8 एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हो? रुक जाओ, मैंने स्पेशली उसके लिए एक नया डायग्राम तैयार करवाया एंड दिस इज दिस। चलिए, ये है आपका इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992, जिसे आप लोग बोलते हो मंडल केस। ये मंडल कमीशन केस जो बोलना बोल। 3 जज ने क्या कहा? द 50% लिमिट अप्लाइज विदाउट एक्सेप्शन। कि सर जो 50% का लिमिट होता है वो सही है। ठीक है, 50% का कैप इन्होंने कहा ठीक है। 3 जज ने कहा विदाउट एक्सेप्शन। अब थे 1 2 3 4 5, मतलब 5 जज। इसमें आपके MN कनिया भी थे, ये हीरालाल कनिया मत समझना। 50% लिमिट अप्लाइज एक्सेप्ट इन द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। ठीक है, जस्टिस रेड्डी राइटिंग फॉर 4 मेंशन एक्सीडिंग द लिमिट फॉर कम्युनिटीज आउटसाइड द नेशनल मेन स्ट्रीम, ये छोड़ दो। इन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में, यानी वही NM थॉमस वाली बात, जिसमें कि हम एक्स्ट्रा सिचुएशन में उसको हटा भी सकते हैं। जस्टिस SR पंडियन ने कहा द 50% लिमिट डज नॉट अप्लाई। इन्होंने सिंपली कह दिया कि हम एक्सीड कर सकते हैं, जो इस केस में 3 जज ने कहा कि 50% का लिमिट हम एक्सीड कर सकते हैं। एक पिटिशनर था, उस सॉरी डिफेंडेंट थे उसमें, कि आपको जो आपका केस था अभी जो हम देख रहे थे अभी EWS वाला केस, उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो पर्टिकुलर केस है इंदिरा साहनी का, इसमें हम ये 50% वाला कैप इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि एक है आर्टिकल 145 क्लॉज 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर कितने आर्टिकल बताओगे? यह आर्टिकल 145 क्लॉज 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि यूनैनिमिटी होनी चाहिए किसी चीज में, अगर नहीं है तो वो डिसेंट कर सकते हैं, कंप्लीटली फाइन। लेकिन अगर आता है आपके क्वेश्चन में कि यूनानिमिटी किस आर्टिकल में है, तो 145 क्लॉज 5 एक बार पढ़ना, इसमें लिखा भी हुआ है कि यूनानिमिटी है और अगर कोई डिसेंट करना चाहता है इट्स कंप्लीटली फाइन। ये डेमोक्रेसी के तो रूल ही है ना, ओपिनियंस। लास्ट ये चंपाकाम दुराई राजन जो है मैंने आपको बताया, 145 मराठा रिजर्वेशन जिसकी मैंने बात की, और पटेल रिजर्वेशन, मंडल कमीशन 1979 जिसको हम कहते हैं सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। चलिए अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट टॉपिक पे, दैट इज द लॉ कमीशन। कल रात को ये रिपोर्ट आई कि सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ कमीशन फॉर्म कर चुकी है। क्या फॉर्म किया? रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हैं चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, इनका नाम तो याद रखना, हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द लॉ कमीशन। अबाउट
द अपॉइंटमेंट कम्स आफ्टर मोर देन 2 years आफ्टर द 22nd लॉ कमीशन वाज नोटिफाइड ऑन Feb 2018। देखो 2018 में खाली हुई थी, नोटिफिकेशन 2020 में आई एंड अपॉइंटमेंट 2022 में। ये है इंडिया का सिस्टम। ऑलमोस्ट 4 साल के बाद ये चीज स्टार्ट हुई। और कितने नंबर की लॉ कमीशन है? 22वीं लॉ कमीशन है। इसकी रिकमेंडेशन भी लगा लो, 5 साल बाद आएगी अराउंड अराउंड। स्टेटस क्या है? द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। कल किसी बच्चे ने पूछा था, एक बच्चे ने, कि सर स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जिन लोगों को भी कंफ्यूजन है इस चीज में, एक बार पीछे वाली वीडियो पे जाओ, पिछली वाली वीडियो पे, और उसमें कमेंट सेक्शन में मैंने स्पेशली मेंशन कर रखा है दोनों को। स्टैट्यूटरी कौन होती है? नॉन स्टैट्यूटरी। जो किसी एक्ट से बने उसको स्टैट्यूटरी, जो ना बने उसको नॉन स्टैट्यूटरी। जो कॉन्स्टिट्यूशनल में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं उसे हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं, टू बी प्रिसाइज। अब बाकी कमेंट सेक्शन में देख लेना, समझ में आ जाएगा। ये कैसी बॉडी है? नॉन स्टैट्यूटरी। ऐसे क्लैट में क्वेश्चंस डालते हैं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी टाइप के। आगे देखते हैं बैकग्राउंड क्या है। चार्टर ऑफ 1833 जब आया था, विच वाज इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ लॉ कमीशन। ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो ऐसी ऐसी चीजें आ सकती हैं कि लॉ कमीशन किस चार्टर से आया, तो 1833 का चार्टर। 1835 लॉर्ड मैकॉले, जिसे आप लोग फादर ऑफ आईपीसी भी बोलते हो, जो कुछ दिन में चेंज हो जाएगा आई गेस, कि ड्राफ्ट तो आने ही वाला है, होम मिनिस्ट्री ने बोला ही था, वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन। ठीक है, पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन भी पता चल गए। तो अब आप मुझे ये बताएंगे कि चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन था? ये मुझे बता देना कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस। लॉ कमीशन का टेन्योर 3 साल का होता है। मैंडेट क्या है? द लॉ कमीशन शैल ऑन रेफरेंस मेड इट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और सू मोटो अंडरटेक रिसर्च इन लॉ एंड रिव्यूइंग द एग्जिस्टिंग लॉज इन इंडिया फॉर मेकिंग रिफॉर्म्स देयर एंड एनेक्टिंग न्यू लेजिस्लेशंस। सिंपल है, लॉ कमीशन बना है तो भाई इसी टाइप के होगा। अब इससे आईपीसी ड्राफ्ट करवाएंगे, डिफरेंट लॉज हैं, जैसे सरोगेसी लॉज है, ये बहुत डिफरेंट टाइप के लॉज है। ईडब्ल्यूएस वाला कुछ आया तो कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन होगा, तो उस पर बातें होंगी आगे चल के। अब जब आप अपने लॉ के 3rd 4th ईयर में होंगे तो शायद रिपोर्ट आएगी इस लॉ कमीशन की। इट ऑल शैल ऑल्सो अंडरटेक स्टडीज ऑन रिसर्च ऑन ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। बहुत सारी बातें होंगी। और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम से समझ लो, आपके एग्जाम में आपको कोलेजियम पूछा जा सकता है, क्योंकि रिसेंटली किरण रिजिजू ने भी स्टेटमेंट दिया है कि जजेस आर अपॉइंटिंग जजेस, और ये मतलब ओपेक प्रोसेस है कंप्लीटली, राइट, कि पता नहीं चलता क्या हो रहा है अंदर, नहीं हो रहा है। तो कोलेजियम और एंजेक्ट एक बार और रिवाइज कर लेना, मैंने बताया है पहले बहुत बार कोलेजियम एंजेक्ट। रिसेंटली आई सॉ कि किरण रिजिजू जी ने ये बात बोली है, ये स्टेटमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कंपोजिशन एंड एलिजिबिलिटी, कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं, कोई डिफाइन एलिजिबिलिटी नहीं। क्राइटेरिया फॉर चेयर मेंबर, नो सेट फंक्शंस, कुछ डिफाइन नहीं है, तो आपके लिए आसान है। कम क्वेश्चंस हैं बट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं लॉ कमीशन के ऊपर, तो अच्छे से पढ़ लेना। आई ट्राइड सफिशिएंट कि इसमें ऐड ऑन हो जाए। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे आज के, दैट इज द G20। G20 में मैंने बहुत बार बातें की हैं G20 के बारे में। जिनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है वो एपिसोड 1 पे जाके देखेंगे, ऑफ मैराथन, राइट। उसमें मैंने G20 बहुत बार करवाया, तो एक बार पढ़ना। G20 इज अ यूनिट ऑफ 19+1 नेशंस, 1 इज यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर अनवील करेंगे लोगो, थीम एंड वेबसाइट, राइट। आई विश की आई कुड एक्सेस माई टैब नाउ की, तब मैं दिखा सकूँ। वेबसाइट आ गया होगा, तो 5:30 बज गए, तो 4:30 पे ही बोला गया था कि आ जाएगा लोगो, थीम एंड वेबसाइट। तो कल आई विल ट्राई की पुट ऑन क्वेश्चन ऑन दिस, या व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में डाल देंगे, तो देख लेना उसको। अब लिंक यहाँ से हो जाएगा। अबाउट में करते हैं। G20 प्रेसिडेंसी ऑफर्स इंडिया एन अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट द ग्लोबल एजेंडा, एंड G20, व्हाट इज G20? इज द प्रीमियर फोरम ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑपरेशंस रिप्रेजेंटिंग 85% ऑफ द ग्लोबल GDP एंड 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड एंड 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो ये चीज एक बार देख लेना, G20 क्या है। ऑरिजिन एंड रिवॉल्यूशन 1999 में स्टार्ट हुआ था, बैकड्रॉप फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ द लेट 1990s। अब 1990 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, इंडिया में क्या इफेक्ट पड़ा था? LPG रिफॉर्म्स आए थे, राइट। ये लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है LPG, बताना LPG का फुल फॉर्म क्या होता है इकोनॉमिक्स के टर्म में। इट्स एम वाज टू सिक्योर द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय इन्वॉल्विंग मिडिल इनकम कंट्रीज। द फर्स्ट G20 समिट टुक प्लेस इन 2008 इन वाशिंगटन DC, US। 2007 तक इन्हें सीरियसली होश नहीं आया था, कुछ करना है। 2007 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुई फिर से, तो इन्हें लगा कि नहीं भाई, हमें हर साल G20 करना पड़ेगा, राइट। अब G20 में ना एक ट्राई पार्टी सिस्टम होता है, जिसको मैंने अगस्त में बहुत बार बातें की थी, और मैंने मैराथन में भी बताया था ये चीज। तो आपको क्या करना है, एक बार रिवाइज करके आना है G20। चलिए देखते हैं। द मेंबर्स ऑफ G20 यार, ये मेंबर्स है इनके, लास्ट में यूरोपियन यूनियन मिल जाएगा एक, जो 20 कंप्लीट करता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या बात करें, विदाउट अ परमानेंट सेक्रेटरी और स्टाफ है, ठीक है।
अब चेयर रोटेट्स एनुअली अमॉन्ग द मेंबर्स एंड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ डिफरेंट रीजनल ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज। द चेयर इज अ पार्ट ऑफ रिवॉल्विंग 3 मेंबर मैनेजमेंट ग्रुप, जिसी को हम बोलते हैं ट्राई पार्टी सिस्टम। मतलब जो पिछली बार था, जो इस बार है, जो नेक्स्ट टाइम होने वाला है, वो तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो बताना है आपको ट्राई पार्टी सिस्टम इस बार का क्या होगा जब इंडिया चेयर कर रहा होगा। वर्किंग ऑफ G20 समिट इज कंडक्टेड थ्रू द एस्टैब्लिश शेरपा। शेरपा क्या होते हैं? ये ट्रैक फोर्सेस होते हैं नॉन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशूज के लिए, एंड फाइनेंशियल ट्रैक फोकसेस ऑन द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशूज। चलो, ये तो बहुत सारी बातें हो गई इंग्लिश में। इसमें काम क्या है ये देखते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? G20। तो इसमें लिंक भी करेंगे, बट G20 में एग्जैक्टली क्या पढ़ना है ये देख लो। फॉर्मेशन ईयर, ठीक है, मीटिंग ईयर जो भी हम लोगों ने देखा 2008, मेंबर नेशंस कितने हैं, करंट चेयर इंडिया होगा, व्हाट इज दिस ट्राई पार्टी सिस्टम। और मैंने डायग्राम बना बना के बताया ट्राई पार्टी सिस्टम कम से कम 2 से 3 बार। प्लीज रीड इट आउट, रहम ही करोगे अपने आप, एक बार पढ़ लेना जरूर। G20 क्योंकि इंडिया होल्ड कर रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और अराउंड 40 प्लेसेस में G20 के छोटे छोटे समिट्स होंगे, ठीक है। और ये ना जम्मू कश्मीर वाला भी था इसमें, कि इंडिया पहले न्यू दिल्ली में स्टार्ट करने वाला था, लेकिन फिर जम्मू कश्मीर में कर रहा है। चाइना को प्रॉब्लम हो गई इससे। चलिए भाई, चाइना को हम क्या ही कर सकते हैं। शेरपा, इस बार का शेरपा कौन होगा ये भी पढ़ना है। फिर उसके बाद लोगो अभी तक आ गया होगा, आई हैवंट सीन येट। एंड उसके बाद थीम क्या होता है, ये तो बेसिक चीज हो गई एग्जैक्टली जो G20 में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब देखते हैं एक्स्ट्रा क्या इसमें ऐड ऑन हो सकता है। G7 पढ़ सकते हैं, G8 पढ़ सकते हैं, ग्रुप ऑफ 8 नेशंस, जिसमें से रशिया हट गया था तो G7 बन गया। फिर उसके बाद संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन देखना है हमें। फिर हमें ओपेक देखना है। ये मैं सारे कमिटीज के नाम बता रहा हूँ जो हम लोग पढ़े हैं अभी इस बार। ओपेक प्लस पढ़ा है हम लोगों ने, राइट। और क्या क्या पढ़ा है? UNFCCC पढ़ा है, अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, राइट, ग्रीन पेन से भी लिख गया एनवायरनमेंट ही है। तो ये छोटे छोटे बेसिक चीजें हैं अभी पढ़ने के लिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट है, G20 को आप ओपेक से लिंक कर सकते हैं थोड़ा बहुत, एक लिमिट तक, बट आई सजेस्ट मत करो, ये डिफिकल्टी हो जाएगा आपके लिए अगर G20 से इसको लिंक करने चलेगा तो। देखते हैं आगे, तो अभी कुछ ना कुछ तो लिंक करेंगे इसका। चलिए, G7, G8, SCO, ओपेक, ओपेक प्लस एंड ये आपका UNFCCC हो गया। अब इसमें और क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं वो देखते हैं, और थोड़े से और देखते हैं। एक बनता है आपका ब्रिक्स, राइट, एक बनता है आसियान, और एक बनता है क्वाड। और भी बहुत सारे पढ़े होंगे, स्लिप ऑफ माई माइंड की मुझे इतने याद आ रहे हैं अभी। तो 2, 4, 6, 8 एंड 9, 9 एंड G20 10, तो टोटल 10 है। और एक हमने पढ़ा था ईस्ट रशिया समिट, ईस्टर्न रशिया फोरम पढ़ा था हम लोगों ने बेसिकली, तो वो भी देखना जरूरी है। और ये आपको सितंबर के मैराथन में मिलेगा, एंड सितंबर का मैराथन आपको संडे से पहले आ जाएगा, सो टेंशन नहीं लेना। संडे को आप देख सकते हो वो चीज़। जस्ट माई मटेरियल इज ऑन द ऑफ की भाई अब कंप्लीट करते हैं। आई एम ट्राइंग कि अक्टूबर का भी मिल जाए कुछ ना कुछ आपको उसमें, तो थोड़ा सा उसमें लिंक बनाने में टाइम लगता है। तो इतनी टॉपिक्स हैं, अगर इतनी भी पढ़ के जाओगे बहुत हेल्प हो जाएगी, राइट। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस के बेसिस पे मैंने बात किया है बस ऊपर ऊपर से। थोड़ा सा डीप में जाओगे, डीप में जाने का मतलब जब आप मैराथन देख लोगे एक बार, या डेली देख रहे हो, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब आते हैं आज के टॉपिक पे। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, ये बात की गई थी। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव स्टार्टिंग में नहीं डाला था ये टॉपिक। तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव में क्या है, रशिया ने पहले बैक ऑफ कर लिया था कुछ दिन पहले। अब आप लोगों को याद होगा कि इन जुलाई लास्ट रशिया यूक्रेन मिलके नहीं, इन्होंने एक मिरर एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें ब्रोकर था यूनाइटेड स्टेट्स और टर्की, ठीक है। टर्की ब्रोकर की तरह काम किया, और ग्लोबल फूड क्राइसिस को खत्म करने के लिए उन्होंने एक मतलब इन लोगों का एग्रीमेंट करवाया रशिया यूक्रेन का, बिकॉज यूक्रेन इज द फूड बाउल। यूक्रेन के पास बहुत सारा अनाज है, वीट का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, अभी देखेंगे आगे। तो रशिया जी रीज्वाइन कर रहा है ब्लैक सी ग्रेन डील को। तो ब्लैक सी ग्रेन डील क्यों बोल रहे हो सर? तो इसलिए बोल रहा हूँ सर क्योंकि ये देखो, ये है आपका ब्लैक सी। ये ज्योग्राफी देखनी इंपॉर्टेंट है। ये है ब्लैक सी। क्रीमिया रशिया ने 2014 में कैप्चर किया था, हम लोगों ने पढ़ा था चेरोबिनल डिजास्टर पढ़ने टाइम पे। रशिया के पास क्या क्या है? सी ऑफ एजोव है, ब्लैक सी है, ठीक है। और ब्लैक सी के आसपास और कौन कौन से कंट्रीज हैं? यूक्रेन है, क्रीमिया है,
बल्गारिया है, रोमानिया ऊपर मिल जाएगा और नीचे मिल जाएगा टर्की। तो ब्लैक सी के आसपास की कंट्रीज, ये जॉर्जिया भी रख लो। तो इतनी सारी कंट्रीज हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ब्लैक सीज, और रशिया के पास सी ऑफ एजोव भी है। अब सी ऑफ एजोव बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक पोर्ट है जिसके बारे में हम देखेंगे। अब आते हैं ये रशिया के हिसाब से ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैसे हो जाता है, क्योंकि देखो रशिया को भी रीजॉइन करना ही था। अगर नहीं करोगे ना तो रशिया जो है मेडिटेरेनियन सी नहीं जा पाएगा, क्योंकि यही रास्ता है तुम्हारे पास जाने के लिए, तुम उसी को ब्लॉक कर दोगे, ऐसा थोड़ी ना चलेगा भाई साहब। अब यहाँ पर कौन कौन सा एक और है, सी ऑफ मरमारा, एजियन सी, और यहाँ पर मेडिटेरियन सी, क्योंकि जो तुम्हारा ब्लैक सी है वो फाइनली ड्रेन इसी में करता है, तो उसको भी देखेंगे अच्छे से। तो ये बेटर मैप है, इसको फॉलो कर लो और इसको अच्छे से पढ़ लेना कि आसपास के कौन से कंट्रीज बैठ रहे हैं। चलिए अब देखते हैं ब्लैक सी ग्रेन डील एग्जैक्टली है क्या। रशिया रिज्वाइन कर लिया, यूनाइटेड स्टेट्स रशिया। अब रशिया क्यों बैक ऑफ किया था, क्योंकि यूक्रेन ने, रशिया के अकॉर्डिंग यूक्रेन एक तो बायोलॉजिकल वेपन्स बना रहा था। अब बायोलॉजिकल वेपन क्या हम लोगों ने बात कर लिया है, फर्स्ट और सेकंड डर्टी बॉम्ब्स। तो ये लिंक है इस टॉपिक का, डर्टी बॉम्ब, इस पे तो ब्लॉग ही है, इस दौर पे हम लोगों ने बात किया। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अगेन एंड अगेन, क्योंकि बहुत डिटेल में बात की थी, बहुत ज़्यादा डिटेल में। तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव इसके कारण इन्होंने बैक ऑफ कर लिया कि भाई हम नहीं करेंगे, कर लो जो करना है। फिर रशिया का भी, उनकी भी मजबूरी है भाई, आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वहां पर भी रिसेशन का कोई पॉइंट है। कोई कंट्री कितनी देर भूखे पेट वॉर लड़ोगे। यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फूड प्राइस इंडेक्स असेस किया मंथली, फिर कहा कि नहीं भाई अब बैक होना चाहिए हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक सी ग्रेन डील एम्स टू लिमिट द फूड प्राइस इन्फ्लेशन, देख लिया। द डील ब्रोकर्ड बाय यूएन एंड टर्की, साइन इन इस्तांबुल 2022। फिर इनिशियली स्टिपुलेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 120 डेज विद एन ऑप्शन टू एक्सटेंड। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, एग्जैक्टली स्पोर्ट का नाम, कोरोनमोर्स्क, ओडेसा एंड ये पाइडेनाई। अब सर ये पोर्ट है कहाँ, अभी तो आपने दिखाया उस इमेज में था ही नहीं, तो मैंने वो इमेज दिखाया ही नहीं था बेसिकली। ये रहा वो इमेज, ये रहा देखो, एक पोर्ट ये रहा, ये ओडिशा, ये कोरोनमोर्स्क, ठीक है। अगर इसमें बात करोगे इस तरीके से ये इस्तांबुल जाएगा और इधर आपका रशिया, यूक्रेन। तो अगर रशिया का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और रशिया को सपोर्ट वैसे भी देना पड़ेगा। चलिए वापस से अपने पॉइंट पे आते हैं। तो इस तीनों पोर्ट का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, आज एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया कि भाई टर्की उसको ब्रोकर करेगा। ऑल कमर्शियल्स वर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर डायरेक्टली विद द जेसीसी, जेसीसी को बीच में लाया गया क्योंकि वो प्लेयर, अब दोनों आपस में बात करेंगे नहीं, ये व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर जेलेंस्की, तो उन लोगों ने कहा कि यूसीसी बना देते हैं, उनके थ्रू बात हो जाएगा और मॉनिटरिंग रिमोटली कर लेंगे। और कोई भी मिलिट्री शिप या अनमैन्ड एरियल व्हीकल कैन अप्रोच द कॉरिडोर, नो मिलिट्री शिप। अगर मिलिट्री आता है तो वॉर तो पहले ही चल रहा है, ऊपर से मिलिट्री घुसाओगे। सिग्निफिकेंस क्या है, तो रशिया, यूक्रेन इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट, मेज, रैप सीड्स, सनफ्लावर सीड्स एंड सनफ्लावर ऑयल ग्लोबली। तो ये चीजें याद रखनी है। इट एसेसेस द डीप सी पोर्ट्स इन द ब्लैक सी, एनेबल्स इट डायरेक्टली टू अप्रोच टू रशिया, यूरोप एंड गेन, ये रीच करने में मदद करता है। देखा ये मेटेरियल तक जाता है तो करेगा ही। ब्लैक सी देखते हैं क्या है। The famed water body is bound by Ukraine in the north, northwest Russia, Georgia east, Turkey south and Bulgaria, Romania in the west. मैप देख लो, ज्यादा बेटर समझ में आएगा इस लाइन से। It links the Sea of Marmara, देखा था अभी, through the Bosphorus and then the Aegean through the Dardanelles, ये हम लोगों ने अभी जस्ट मैप में देखा। सिग्निफिकेंस देखते हैं। डोमिनेशन ऑफ द ब्लैक सी रीजन इज द जियो स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव फॉर द मॉस्को, यानी रशिया के लिए। ब्लैक सी has traditionally been the Russia's warm water gateway to the Europe. और रशिया द ब्लैक सी इज बोथ स्टेपिंग स्टोन इनटू द मेडिटेरेनियन, क्योंकि ये बाद में वहीं जाके ड्रेन करता है, और देखा ही होगा आपने कि अभी कैसे कनेक्ट कर रहा है। इट एक्ट एज अ स्ट्रेटेजिक बफर बिटवीन द नाटो एंड इटसेल्फ, तो नेटो भी पढ़ लेना एक बार। शोकेस रशियन पावर इन द मेडिटेरेनियन टू सिक्योर द इकोनॉमिक गेटवे, एंड रशिया हैज बीन मार्क्ड एफर्ट्स टू गेट कंप्लीट कंट्रोल ओवर द ब्लैक सी सिंस द क्रीमियन क्राइसिस 2014। तो जो रशिया यूक्रेन का वॉर है, अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियर एंड अदर थिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूएस वाला जो पॉइंट है नैन्सी पेलोसी का, वहां पे इसे ऐड कर लेना। ये 3 मैप्स हैं जिनको देखने से क्लियरिटी हो जाएगी, व्हाट नॉट टू बी मिस्ड। ये 3 टॉपिक्स हैं, ट्विटर के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। एंड ये दिस वाज आई वाज टॉकिंग अबाउट कि वो जो इसमें हम लोगों ने बात किया था, इसमें ऐड कर लो एक कोप 27 एंड 26 दोनों ऐड कर लो एक बार में, तो ये सारी चीजें फिर क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर द आर्किटेक्ट्स एक्ट पास, कल के एनालिसिस से है, आई एम नॉट गोइंग टू गिव आंसर्स। शर्म अल शेख एंड इजिप्ट इज द होस्ट ऑफ द, ये बता देना क्या है, 26 कहाँ हुआ था। एंड दिस इज अबाउट द एलन मस्क स्पेस एक्स, कल के न्यूज से है। दिस इज द सीजीआई, दिस आई वाज टॉकिंग अबाउट कि वो केस का नाम क्या था जिसमें जेएसके डिसेंट किया था, इसमें सीजीआई ने डिसेंट किया है। एंड दीज आर द आंसर्स, चलो आंसर्स मिल ही गया।
तो बताना क्या है, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन, दिस EWS थिंग, तो जस्ट मेंशन एवरी आंसर्स आई हैव आस्क्ड, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।